देखिए 2025 में हम 243 विधानसभा पे इलेक्शन लड़ेंगे और या तो अर्श पे होंगे या तो फर्श पे होंगे और जीतेगा तो जनसुराज ही। आप बटन किसी का भी दबा। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बिहार की राजनीति में मुसलमानों की भागीदारी को लेकर के एक हलचल है और इसी सिलसिले में बिहार के पटना गांधी मैदान के समीप बाबू सभागार के अंदर कल संडे के दिन एक बड़े प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे बिहार से नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान से जिनके मैं संपर्क में हूं और जिनको यहां पर अब तक होटल में चेक इन भी दे दिया गया है कई जगहों पे, मैं आपको सूचना दे रहा हूं कि कई बड़ी शख्सियत महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश, जम्मू से और कश्मीर से, हिमाचल की धरती से, चंडीगढ़ और हरियाणा और उत्तर प्रदेश की धरती से बहुत बड़ी जानी मानी शख्सियत और उनके चेहरों को कल आप बाबू सभागार के मंच से देखेंगे। और सबसे बड़ी बात, इस बदलाव में कई बड़े उलमाए दीन भी कल मंच पे मौजूद होंगे। बिहार की एक बहुत बड़ी शख्सियत जिनको आप सभी जानते हैं, अशफाक रहमान के नाम से, अशफाक रहमान साहब जो एक बड़ी शख्सियत हैं और एक पार्टी के संयोजक भी रहे, वो भी कल हो सकता है, हम लोगों को पूरा यकीन है कि वो कल मंच से ये ऐलान कर देंगे कि वो अपनी पार्टी मर्ज कर रहे हैं हमारे जनसुराज के साथ। और मैं आप सबको बहुत एक खुशी के माहौल में आमंत्रित कर रहा हूं, सभी मीडिया के लोगों को, कि आप भी कल उसमें शामिल हों और इसके गवाह बने कि बिहार जब बदल रहा था, जब बिहार 2025 में बदलाव की तरफ था, तो आप उस वक्त बिहार के बदलाव को अपनी आंखों से देख रहे थे। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि बिहार, जब आप चंडीगढ़ से, दुबई से, दम्माम से, रियाद से, जद्दा से और बड़े शहरों, इंडिया के भी बड़े शहरों से, विदेशों से और देश के कुछ बड़े शहरों से आते हैं वापस, तो ऐसा लगता है जैसे कोई गांव में आ गए हैं। एयरपोर्ट से लेकर आप पटना के जैसे बाहर निकलेंगे तो ये और गांव की शक्ल और खराब होती जाएगी और पिछड़ापन आपको दिखता जाएगा। पूरे बिहार में सिर्फ एक पटना ही ऐसा शहर है जहां कुछ पढ़ी लिखी आबादी के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सक्षम लोग मौजूद हैं, और कुछ छोटे मोटे शहर जैसे भागलपुर, मुजफ्फरपुर और गया डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कुछ देखने को मिलता है, जो चार अलग जिले हैं, लेकिन वो भी गुर्बत से पूरी तरह घिरे हुए हैं। इस बदलाव के नहीं का कारण आने वाली जो राजनीतिक सोच है, जो बिहार के साथ छलावा हुआ है, जो ठगी हुई है, उसी के मद्देनजर इस मंजरनामे को बुलाया गया है। और पहले के 4 बड़े बाबू सभागार की सभा से यह साबित हो चुका है कि बिहार बदलने जा रहा है 2025 में। और बिहार के इस बदलाव के गवाह बनने के लिए हम सभी बिहार के युवाओं को, बिहार के शिक्षित लोगों को, बिहार के मजदूरों को, उन मजलूमों को जिनके साथ जुल्म हो रहा है, वो बिहार के इस बदलाव में कल जरूर आए और शिरकत करें और इसके गवाह बने। पहले तो मेरी ये गुजारिश है आप सभी से। और अगर आपका कोई सवाल है जनसुराज के ऊपर में, क्वेश्चन है, तो मैं चाहूंगा कि आपके मैं सवालों का जवाब। मुसलमान गरम मसाला है, खड़ा गरम मसाला। हम जायका बदल देते हैं, हम मजा बदल देते हैं, हम खाने का खुशबू बदल देते हैं, टेस्ट बदल देते हैं, लेकिन जब बिरयानी तैयार हो जाती है, जब पार्टियां तैयार हो जाती हैं, जब फल भूल जाती हैं, तो दांत तले से हमको निकाल कर किनारे रख दिया जाता है। ना हम मंत्रालय में होते हैं, ना हम किसी पद पर होते हैं। तो इसीलिए हमने उस दिन कहा था कि मुसलमान गरम मसाला नहीं है, इसको गरम मसाला ना समझा जाए। मुसलमान जाग उठा है बिहार का। इस बार कितना विश्वास है कि आपको जनसुराज 243 सीट में हम लोग पूछ रहा हूँ कि आपको कितना इस पर विश्वास है कि जनसुराज आपको निकाल के नहीं फेंकेगी?
क्योंकि जनसुराज की जो मैनिफेस्टो तैयार हो रही है, जो लॉ बुक बन रही है, उसको हम लोग सब मिलकर बना रहे हैं। कोई जनसुराज के अकेले कोई इंसान को बनाने का हक नहीं है। 127 लोग में से 21 लोग हमारे भी हैं, उसमें हम सब लोग मिलकर तय कर रहे हैं कि कहां पर क्या होगा। ये वादा करते हैं हम आपको, मैं पहला शख्स होऊंगा, अगर बात थोड़ी सी भी कमी होगी तो मैं आपको सबसे पहले इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। पहला शख्स होऊंगा मैं, वादा करता हूं। मुसलमान नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी पर्दा नशी बहनें, अब बहुत हो चुकी जी हुजूरी उनके दरबार में। अब हम में से भी कोई युवा बैठना चाहिए सरकार में। प्लीज आइए साथ मिलकर बिहार बदलते हैं। थैंक यू। कॉन्फ्रेंस मंजरनामा का मकसद यह है कि जिस बिहार में कांग्रेस के जमाने में लीडर्स हुआ करते थे, मुसलमान लीडर जो बोलते थे, जो जुबान रखते थे, और वो अपनी जुबान से अपने दर्द और अपने मजलूमों के दर्द को विधानसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट में उठाते थे। लेकिन अब इस लीडरशिप को, मुसलमानों की खासकर लीडरशिप को हाशिए पे पहुंचाने का काम इन सरकारों ने किया। इन्होंने कुछ ऐसे माहौल बनाए कि अगर किसी मुसलमान नेता ने यह कहा कि मेरे दिल में यह ख्याल आया कि देश इस तरह तरक्की करना चाहिए, तो शाम में हमारे आरजेडी के महामहिम मुखिया लालू प्रसाद जी ने उनको बुलाया और कहा कि बाबू सुनो, अच्छा बात सिर्फ बड़े साहब के दिमाग में आ सकता है, अच्छा बात सिर्फ छोटे साहब के दिमाग में आ सकता है। अच्छा बात जब भी कोई आए तो अपनी जुबान से बोलते वक्त ये कहो कि बड़े साहब के दिमाग में ये ख्याल आया, छोटे साहब के दिमाग में ये ख्याल आया। तुम सब बद दिमाग बनकर सिर्फ राजनीति करो, तुम सब बेजुबान बनकर विधानसभा में खामोशी से रहो, तुम सब बेजुबान नेता बनकर रहो। इसीलिए मैंने कहा कि ये लीडरशिप कॉन्फ्रेंस है, जिसमें हम फिर से एक बार 25 में एक नई सदी का इतिहास जब लिखा जाएगा तो उसमें 25 को गहरे अक्षरों में लिखा जाएगा और कहा जाएगा कि भाई 25 में फिर एक लीडरशिप एस्टैब्लिश हुई थी बिहार के बदलाव के लिए। इसीलिए कॉन्फ्रेंस का नाम। सर, कुछ लोगों का कहना है जी, बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा बहुत लोग सोचते हैं, बहुत लोग पूछते हैं, और ये बार बार ये सवाल उठ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी को प्रशांत किशोर जी ने लाया तो वो मुसलमानों के मसीहा कैसे हो सकते हैं। ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है, और कहीं कहीं पे जवाब बहुत सारे लोगों की जुबान से, प्रशांत किशोर जी के बाद लोगों की जुबान से बहुत साफ होकर नहीं आया। तो मैं आपको इसका जवाब इस तरह देना चाहता हूं कि पहले हम सब समझें कि जो हमारे यहाँ सिखाया गया है धर्म निभाने के सिलसिले में, वो ये है कि अगर आप डॉक्टर हैं, तो आप जब ऑपरेशन कर रहे हैं पेशेंट का, तो आप ये मत देखिए कि पेशेंट हिंदू है कि मुसलमान है, क्रिमिनल है कि गुंडा है, मवाली है कि शरीफ है, मौलवी साहब है कि पंडित जी हैं। ये बिना देखे आप उसके पेट का ऑपरेशन कर रहे हैं, अगर उसका दर्द ठीक कीजिए। आप जिस प्रोफेशन में हैं, आप उस प्रोफेशन के साथ ईमानदार रहिए। ये हमारा धर्म सिखाता है। रुक जाइए, मैं आपको पूरा जवाब नहीं दिया हूं अभी। उसी प्रकार प्रशांत किशोर जी was a consultant on that time when he was doing this job under a company. He did a good performance, he performed there and एक बड़ा रिजल्ट लेकर के आए अपने आईपैक कंपनी या जो भी कंपनी के अंदर में वो उस वक्त काम कर रहे थे, उसके मुखिया के रूप में उन्होंने एक काम लिया, एक टेंडर लिया और बखूबी उसको निभाया। अब उन्होंने उस वक्त ये नहीं देखा कि सामने में नरेंद्र मोदी जी हैं, कि सामने में ममता जी हैं, कि सामने में अमरिंदर जी हैं पंजाब के, या सामने में आम आदमी पार्टी है अरविंद केजरीवाल की, सामने में हमारे नीतीश कुमार हैं बिहार के। उन्होंने ये सब कुछ नहीं देखा, वो एक प्रोफेशन का धर्म निभा रहे थे। लेकिन आप सब लोग बार बार जब मीडिया के लोग ये पूछते हैं कि ऐसा क्यों, तो मैं बार बार जवाब दे रहा हूं और हर मन से जवाब दे रहा हूं कि अपने प्रोफेशन में जिस तरह आप कैमरा लेकर आए हैं, ईमानदारी से अपना धर्म निभा रहे हैं और ईमानदारी से अपनी तनख्वाह पा रहे हैं, उसी तरह से
जिस इंसान ने पूरे प्रोजेक्ट को लिया हो उसने अपना धर्म ईमानदारी से निभाया. He was not a leader on that time. He was a CEO of a company. He was working under a political consultancy के रूप में, पॉलिटिकल कंसल्टेंट के रूप में काम कर रहे थे. वो उस वक्त नेता नहीं थे. ये बात आपको समझ में आनी चाहिए. बिल्कुल सर, ये जन स्वराज लीडरशिप जो कॉन्फ्रेंस है, इससे क्या है कि बीजेपी का बी टीम है कि ये टीम है, सबको पसीना आ गया है इस हालात को देखकर, एक साल से पहले फेस्टिवल को. लेकिन आप नौजवान हैं तो मैं आपको जरूर जवाब दे दूं कि इतना सा सोचिए कि जब हम 243 सीट पर, पूरे सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे बिना किसी के गठबंधन के, तो हम बीजेपी के खिलाफ भी अपना विधायक उतारेंगे. हम बीजेपी के खिलाफ भी अपना कैंडिडेट उतारेंगे. हम जेडीयू के खिलाफ भी अपना कैंडिडेट उतारेंगे. हम आरजेडी के खिलाफ भी अपना कैंडिडेट उतारेंगे. अरे नौजवानों, ये जो तुम्हें गुमराह कर रहे हैं, ये डर गए हैं, ये डरे सहमे हैं. ये जो बहेलिए हैं, बहेलिया कहते हैं तोता फंसाने के लिए तोता की तरह बोलता है, मैना फंसाने के लिए मैना की तरह बोलता है. ये जो बहेलिए हैं इनसे बचो. बिहार नई तरक्की के लिए नई दिशा में चल चुका है. अब ये रुकेगा नहीं तूफान. इसलिए जो उनको बीजेपी का एजेंट कहते हैं, मैं उनको कह रहा हूं, जो इस तोहमत लगा रहे हैं, मैं उनको कह रहा हूं कि केंद्र में सरकार उन्हीं की वजह से है. कौन नौजवान बिहार का नहीं जानता था कि हम 20 से 22 सीट तो नहीं, इससे बिलो तो लाएंगे ही नहीं. कौन नहीं जानता था इस सभा को देखकर. खटाखट फटाफट, खटाखट फटाफट वाली जो सभा होती थी, उस सभा में हम लोग समझते थे कि यार जर्नलिज्म में आप सब लोग क्या एक साथ बताइए कि क्या नहीं लगता था कि आरजेडी को और हमारे इंडिया गठबंधन को 25 सीट के आसपास आएगा. बोलिए, नहीं आता था. तो क्या हो गया? मछली खाना महंगा पड़ गया, हेलीकॉप्टर पे 2% को बिठाना महंगा पड़ गया, 18% के साथ चेहरा फेरना महंगा पड़ गया, कुशवाहा समाज को रिजेक्ट करना महंगा पड़ गया, यादव समुदाय के पढ़े लिखे लोगों को रिजेक्ट करना महंगा पड़ गया. सबको रिजेक्ट करके ये मछली खाना बहुत महंगा पड़ा है. इसीलिए केंद्र में सरकार उनकी वजह से है. तो बीजेपी का एजेंट कौन हुआ? ये सोचना पड़ेगा मुसलमानों को. जो मुसलमानों के मसीहा बने हुए हैं, उनकी वजह से केंद्र में सरकार बनी है. उनकी गलतियों की वजह से. जो इंसान ये कहे पप्पू यादव जी के कॉन्फ्रेंस में, यादवों को धोखा देना नहीं हुआ, सिर्फ पूरे इंडिया गठबंधन के संस्कार को धोखा दिया उन्होंने. कहा क्या? या तो तुम इंडिया को दे दो या तो इंडिया को दे दो, लेकिन पप्पू जी को मत देना. ये किसके साथ धोखा था? किसको नहीं पता था कि पप्पू जी जीतेंगे अगर तो वो इंडिया गठबंधन को समर्थन करेंगे? क्या इतना सा पॉलिटिकल नजरिया नहीं था? इससे साबित होता है कि जो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है उससे बिहार नहीं बन सकता. बिहार में तब्दीली नहीं आ सकती. ओवैस जी, अभी जिस तरह से एनडीए गठबंधन काम कर रही है जी, और जितनी अपने को ताकतवर मान रही है, जी, उस परिदृश्य में 2025 को आप कहां पाते हैं? देखिए 2025 में हम 243 विधानसभा पे इलेक्शन लड़ेंगे और या तो अर्श पे होंगे या तो फर्श पे होंगे, और जीतेगा तो जनसुराज ही. आप बटन किसी का भी दबा दो. फिर से बोल रहा हूं, बटन कोई भी दबा लो, जीतेगा तो जनसुराज ही. तब तो फिर यहाँ सवाल उठेगा ना कि टेक्निकल घालमेल है. वो तो अब सरकार मेरी तो नहीं है ना, इसलिए तो बता रहे हैं तुम कुछ भी कर लो, हमारा विश्वास. आप बोलते हैं किसी कोई एक पूरा कस्बा वोट नहीं देगा, मत दो, जीतेगा तो जनसुराज. ये कैसे दावा कर सकते हैं? इसलिए एक कस्बे से नहीं होगा. इस बार जनता के ऊपर जिस व्यक्ति ने हाथ रखा है, उस व्यक्ति का इतिहास रहा है कि जिसका भी हाथ पकड़ा है 99.99% को जिताया. इस बार हाथ जनता और यूथ पर उस आदमी ने रखा है. इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जीतेगा तो जनसुराज. एक सवाल है, थोड़ी सी चुभने वाली है, हाँ, माफ करेंगे. नहीं ना, आप पूछिए, बिल्कुल पूछ सकते. कि इतना बड़ा बड़ा कार्यक्रम जनसुराज कर रहा है जी, आखिर फंडिंग का क्या है सोर्स?
ये आरजेडी से भी पूछ रहा हूं मैं कि एक ही राज्य में सरकार है उनकी, कभी भी थी, तो चार कितना साल से तो हाशिए पर ये पार्टी, उनका पार्टी का झंडा प्रोग्राम गांधी मैदान में हो रहा था, पार्टी को पैसा कहां से आ रहा है? हमारे पार्टी के जो नेता, जो मुखिया हैं, जिनको हमारे अभिभावक हैं, उन्होंने 10 राज्यों में सरकार बनाई है। जो 10 राज्य में सरकार को फंड कर रहे थे जो लोग, वो सब प्रशांत जी से मिलते थे, उनके विजन को समझते थे, उनके थॉट्स को समझते थे। जिस इंसान ने 10 राज्य में सरकार बनाई हो, उस इंसान के फाइनेंस को क्वेश्चन किया जा रहा है। लेकिन जिस इंसान ने बिहार की जनता को लूट कर, खसूट कर गांधी मैदान में कुछ खर्चे किए, उससे कभी मीडिया ने पूछा कि भैया आपको ये पार्टी फंड चलाने के लिए कहां से आता है? ये राजकुमारी जो आपकी चल रही है, राजकुमार बने बैठे हैं, इसका पैसा कहां से आता है? कोई नहीं पूछा। लेकिन हम जब से उनको उंगली दिखाने लगे, पसीना उनको आ रहा है, चारों तरफ से हाशिए पे कोई लेटर निकाल रहा है, कोई चिट्ठी निकाल रहा है। ऐसा नहीं है। मेरी पॉलिटिकल लड़ाई देखिए, वहां पे मैं क्यों सोचता हूं, मुसलमान को मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इतने हादसों के बाद भी आपका दिमाग में ये नहीं आता कि विपक्ष विधानसभा के नेता तेजस्वी यादव, विधान परिषद की नेता जब चुनी गई, तो क्या कोई मुसलमान नहीं दिखा? हमको लोकसभा में भी इग्नोर, विधान परिषद में भी इग्नोर, विधानसभा में भी इग्नोर। हम क्या झोला ढोने आए हैं? या हम अपने विधानसभा की लड़ाई लड़ रहे हैं? 40 साल मेरी उम्र है और मैंने आज तक मेरे 5 विधानसभा जहानाबाद में मुसलमान विधायक नहीं देखा। जान लो मेरे बिहार वासियों, 5 विधानसभा में 40 साल की उम्र में मैंने एक भी मुसलमान विधायक नहीं देखा। और मेरे बाप दादा ने आरजेडी को वोट दिया था। ईमानदारी से मुसलमान की एक खास बात बताता हूं, जिसको जुबान दे देता है उसके साथ रहता है।